नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर यूपी में आज छठे चरण के लिए मतदान जारी है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर अपना मत डाला है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्या नगर क्षेत्र में ये अपना वोट डाला था। और वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह ही अपना मतदान किया है और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर पहुंचकर उन्होंने अपना मतदान किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लगातार यूपी में छठे चरण के लिए मतदान जारी है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पहुंचकर अपना मतदान डाला। और वहीं गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में लगातार मतदान जारी है और पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई। और इस बीच यूपी के मुखिया या यूपी के सीएम कहे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी अपना मत दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने गोरखपुर में वोट डाला है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर लगातार आपको बता रहे हैं कि यूपी में लगातार चुनाव जारी और यूक्रेन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन के खेरसन शहर पर रूसी सेना का कब्जा सुनने में आ रहा है। वहीं आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है, पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट भी जारी किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला जारी है और इसको लेकर यूक्रेन में हवाई हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और यूक्रेन को लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के खेरसन शहर में लगातार हमले जारी है और इस बीच पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को लोगों को घरों में रहने की हिदायत दिया और यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला लगातार जारी है। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर हमला जारी है और रूसी सेना का भी कब्जा की जानकारी सामने आ रही है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और वहीं 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। और वहीं छठे चरण की 57 सीटों में 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस चरण में कुल 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता है। और राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में अब तक 5 चरणों में 292 सीटों पर मतदान हो चुका है। और आखिरी 2 चरण में 3 मार्च और यानी कि आज और 7 मार्च को 111 सीटों पर मतदान होना अभी भी बाकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भीषण होता जा रहा है। और वहीं मंगलवार को रूस की सेना ने कीव के टीवी टावर को और यूक्रेन में यहूदी नरसंहार के मुख्य स्मारक समेत अन्य असैन्य स्थलों को निशाना बनाते हुए हमले किए। और वहीं टीवी टावर पर हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और वहीं 5 अन्य घायल हो गए हैं। और यूक्रेन की संसद ने टीवी टावर के आसपास धुएं के गुब्बार की एक तस्वीर भी पोस्ट की। और वही कीव के मेयर मिताली विश्लेषकों ने इस पर हमले का और होने की एक और वीडियो भी शेयर की और उन्होंने कहा कि हमले के कारण टावर में बिजली पहुंचा रहे एक सबस्टेशन और एक कंट्रोल रूम बर्बाद हो गया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कार्यालय के प्रमुख आंद्रे यरमाक ने फेसबुक पर कहा कि उस स्थान पर शक्तिशाली मिसाइल हमला किया जा रहा है जहां यार स्मारक है। और बाबी यार में नाजियों ने सितंबर 1941 में 48 घंटे के अंदर करीब 33,000 यहूदियों की हत्या कर दी थी। और इस पर ट्वीट करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दुनिया से कहा कि 80 साल तक ऐसा दोबारा नहीं होगा कहने का क्या फायदा हुआ। और अगर दुनिया बाबी यार स्मारक पर बम गिराने को लेकर चुप है तो 5 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं इतिहास खुद को दोहरा रहा है।
और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और युद्ध के चलते पड़ने वाले असर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में बेचैनी है और भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं है और शेयर बाजार में बिकवाली जारी है। और वहीं सुबह से शेयर बाजार में वैसे ही भारी गिरावट देखी गई, लेकिन कल दोपहर बाद बाजार में गिरावट का दायरा बढ़ता जा रहा था। और वहीं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1052 और निफ्टी 268 अंक गिरकर ट्रेड कर रहा है। और वहीं फिलहाल सेंसेक्स 55,217 और निफ्टी 16,537 अंकों पर ट्रेड कर रही थी। और बाजार का मूड इसलिए भी खराब है क्योंकि एशियाई शेयर बाजार तो सुबह से लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे और बाजार में बड़ी गिरावट बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर के शेयरों में देखी जा रही। और वहीं कमोडिटी, मेटल्स और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी जा रही। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के चलते कमोडिटी के दामों में उछाल है, जिसका असर मेटल्स और दूसरे कमोडिटी स्टॉक पर दिख रहा है। और वहीं मिड कैप शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है और निफ्टी के सभी 50 शेयर में 36 लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे और सेंसेक्स के भी सभी 30 शेयरों में 25 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। और वहीं शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की वजह कच्चे तेल के दामों में उबाल है और इसके चलते न केवल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली बल्कि सरकार के खजाने पर भी असर पड़ेगा। और वहीं वित्तीय घाटा बढ़ेगा और कच्चा तेल आयात करने के लिए सरकार को ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करना होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच ताइवान ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को सैन्य हमले को लेकर आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। और ताइवान के एक नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके देश को भी वही खतरे हैं जो यूक्रेन के सामने थे। और ताइवान के नेता ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में ये बात कही है। और इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष और रिटायर्ड एडमिरल माइकल मोलेन कर रहे थे। और यह प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय पर ताइवान पहुंचा जब अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर आमने सामने है और रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर भी दुनिया में संकट गहरा गया है। और वहीं ताइवान की यूक्रेन की स्थिति पर गहरी नजर है और वो लगातार चीन के हमले को लेकर आशंकित है और चीन ताइवान पर अपना हक जताता है और कहता है कि वो एक दिन उस पर कब्जा कर लेगा, चाहे इसके लिए बल का इस्तेमाल करना पड़े। और वहीं ताइवान के नेता साइंग वेन ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इतिहास हमें बताता है कि अगर हम सैन्य हमले को लेकर आंखें मूंद कर बैठे रहे तो इससे हम खुद के लिए ही खतरे को और बढ़ा देंगे। और उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन के नागरिक अपनी आज़ादी और लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका निडर होकर अपने देश की रक्षा करने के प्रति ताइवान के लोगों की भी सहानुभूति है, क्योंकि हम भी लोकतंत्र की लड़ाई के मोर्चे पर खड़े हैं। उन्होंने ताइवान और क्षेत्र के प्रति चीन के सैन्य खतरे को लेकर भी चेताया और कहा कि चीन ताइवानी समाज को विभाजित करने के लिए संज्ञात्मक युद्ध रणनीति और दुष्प्रचार का उपयोग कर रहा है। और ताइवान के एयर स्पेस में कई बार चीनी विमान भी देखे गए। और वहीं एएफपी के डेटाबेस के अनुसार पिछले साल ताइवान ने चीन की करीब 969 ऐसी घुसपैठ दर्ज की थी, जबकि साल 2020 में ये लगभग 380 था। और यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण से कुछ ही हफ्ते पहले चीन और रूस ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कई विदेश नीति के लक्ष्यों पर सहमति जताई गई थी और इसमें ताइवान को चीन का अविभाजित हिस्सा भी बताया गया था। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद दुनिया ने उसके खिलाफ एकजुट होने और आपूर्ति श्रृंखलाओं, बैंकिंग व्यवस्था, खेल और कूटनीतिक संबंध अन्य देशों से तोड़ लिए और रूस को वैश्विक रूप से अलग थलग करने के लिए तमाम देश उस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, जिससे वो कई मोर्चों पर दुनिया से अचानक कट गया है। और बैंकिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्षमताएं काफी कम हो गई है और वहीं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उसकी भागीदारी चरमरा रही है और यूरोप में उसके विमानों पर रोक लगा दी गई और उसकी वोदका, एक तरह की शराब का, अमेरिकी राज्यों ने आयात बंद कर दिया। और यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड, जो अपनी तटस्थता के लिए पहचाना जाता है, वो भी सावधानी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुंह मोड़ रहा है। केवल 3 दिन में यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रबल तरीके से बहिष्कार किया गया और हर दिन रूस के विदेश मित्र लगातार कम होते जा रहे हैं।
और वहीं मैकलेस्टर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और एक भू राजनीति विशेषज्ञ एंड्रयू लैथम ने कहा कि स्थिति कुछ इस तरह से बदली है जिसकी 3-4 दिन पहले किसी ने भी कल्पना नहीं की थी और ये सब देखना वास्तव में बेहद अजीब है। और वहीं अमेरिका में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को चिंताजनक सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने की चेतावनी दी है। और दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर बयान में कहा कि अमेरिका में चीन के खिलाफ बहुत घृणा है और कई एशियाई दुर्भावनापूर्ण हमलों का सामना करते हैं और चीनी नागरिकों की सुरक्षा से गंभीर रूप से समझौता करते हैं। और चेतावनी में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और चीनी वित्त पोषित संस्थानों के कर्मचारी रिस्क पर हैं। और चीनी दूतावास का अपने नागरिकों को यह अलर्ट ऐसे समय में आया है कि जब अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर टकरार चल रही और अमेरिकी अधिकारियों का दल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा है। और इस पर चीन ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ताइवान की आज़ादी का समर्थन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेन वेनबिन ने कहा है कि ताइवान के लिए अपने तथाकथित समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी भेजने की अमेरिकी कोशिश बेकार है। हम अमेरिका से एक चीन के सिद्धांत का पालन करने के लिए कहते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका को ताइवान में हमले की आशंका सता रही है। और बीते कुछ महीने में चीन ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज की हैं और चीन बार बार लड़ाकू जेट्स को ताइवान की सीमा पर भेजता है और कई बार चीनी युद्धपोत ताइवान की जल सीमा में भी दाखिल हो चुके हैं और चीन ताइवान को अपना हिस्सा भी मानता है। और वहीं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के आश्वासन दिए। और वहीं याचिकाकर्ता ने यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को अयोग्य करार देने की मांग की और साथ ही पंजाब में आपके उम्मीदवारों को भी अयोग्य करार देने की मांग में याचिका की गई है। और याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग भी की है और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कल या बहुत जल्द ऐसे सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे। और हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर कर मतदाताओं को मुफ्त की चीजें देने की घोषणा को भ्रष्ट तरीका बताया। उन्होंने कहा है कि ये जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के विरुद्ध है और ऐसा करने वाली पार्टियों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए और उनके प्रत्याशियों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। और वहीं याचिका में चुनाव आयोग के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी को प्रतिवादी बनाया गया है। और इससे पहले 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मसले से जुड़ी एक और याचिका पर नोटिस जारी किया था और बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका में मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। और उस याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घोषणाएं एक तरह से मतदाता को रिश्वत देने जैसी बात है और ये न सिर्फ चुनाव में प्रत्याशियों को असमान स्थिति में खड़ा कर देती है बल्कि चुनाव के बाद सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ डालती है। रूस के यूक्रेन पर सैन्य हमले और उसके बाद रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के मद्देनजर कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है और कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। और वहीं रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते ये भी माना जा रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिकी रणनीतिक आरक्षित भंडार से करोड़ों बैरल तेल देने का फैसला किया। और बाइडेन के मुताबिक उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का व्यापक असर हो। और वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि उनका प्रशासन अमेरिकी कारोबार और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। और वहीं बाइडेन ने आगे कहा कि मैं सभी अमेरिकियों के प्रति ईमानदार रहूंगा जैसे कि मैंने हमेशा वादा किया। और रूसी तानाशाह ने दूसरे देश पर हमला किया और इसका भार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अमेरिका ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर दुनिया भर के तेल रिजर्व में
से 6 करोड़ बैरल तेल देने का फैसला किया और अमेरिका इस पहल का नेतृत्व करेगा और हम अपने रणनीतिक पेट्रोलियम आरक्षित भंडार से 3 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो आगे और कच्चा तेल उपलब्ध कराया जाएगा। और